नमस्कार। इमेज आर्ट सोसाइटी राज्य की एक सांस्कृतिक संस्था है जिसका काम है नाटक, कविता, कहानी या कोई भी ऐसी रचना जो सामूहिक रूप से जनहित में कुछ ऐसा प्रचार करता हो जो समाज के लिए भले का काम करे, उसकी नाट्य प्रस्तुति करना, या कविता है तो कविता मंचन करना। पिछले 10 वर्षों से इमेज आर्ट सोसाइटी साल में एक नया नाटक करती रही है। इसकी शुरुआत विजय तेंदुलकर लिखित नाटक विट्ठला पर आधारित हे हरि से हमने शुरुआत की थी। फिर जगदीश चंद्र माथुर लिखित नाटक पहला राजा का मंचन किया गया। तीसरे वर्ष शंभुनाथ सिंह लिखित नाटक दीवार की वापसी का मंचन हुआ। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद लिखित नाटक कहानी विनोद पर आधारित नाटक देसी मुर्गी विलायती चाल एवं क्षमा नाम से लिखित कहानी पर आधारित जीवन दान नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति हुई। उसके बाद आशुतोष राणा लिखित व्यंग रचना लाठी गली पर आधारित नाटक लाठी गली का मंचन किया गया। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित आखिरी चिट्ठी कहानी पर आधारित नाटक त्रिलोकीनाथ जिंदाबाद नाटक का मंचन किया गया। इस वर्ष हमने तय किया कि बड़े नाटक जो होते हैं उसमें खर्च बहुत होता है, तो वो साल में हम कई नाटक नहीं कर सकते, हम एक ही नाटक कर पाते हैं। तो छोटे छोटे कुछ आयोजन किए जाएं, जैसे कविता पाठ, कहानी वाचन। तो इस वर्ष हमने इस श्रृंखला की पहली कड़ी इसी स्टूडियो थिएटर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखित कविता राम की शक्ति पूजा का पाठ किया और उसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी ये कहानी जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। इसे हम कहानी वाचन कहेंगे क्योंकि हमने इसका कोई नाट्य रूपांतरण नहीं किया है, ना ही हम ढेर सारे कलाकारों के साथ इसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरे द्वारा इसका वाचन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कहानी को ध्यान से सुनेंगे, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में तो नहीं है, लेकिन श्रोता के रूप में आप सुनेंगे तो आप धीरे धीरे कहानी में डूबते जाएंगे, तैरते जाएंगे। इस कहानी का ना तो कोई लेखक है और ना ही ये कहानी किसी ये कहानी होते हुए भी कहानी नहीं है। अब आप पूछेंगे ये कहानी होते हुए भी कहानी नहीं है, कहानी का कोई लेखक नहीं है, ये क्या करेंगे? दरअसल ये पहेली नहीं, ये दुर्भाग्य है। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कहानी एक दुखांत कहानी, जैसे सुखांत कहानी होता है जिसके अंत में सुख होता है, ये दुखांत है। लेकिन ये दुखांत होते हुए भी इसका चयन मैंने इसलिए किया, वैसे कोई पाबंदी होती नहीं है, आप दुखांत कहानी करें सुखांत कहानी करें वो आपकी छूट होती है निर्देशक के तौर पे। लेकिन ये कहानी दुखांत होते हुए भी एक ही कार्य 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक बहुत सफल रहा, दूसरा असफल रहा। तो एक ही कहानी में 2 शेर कि जरूरी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उस काम में हम सफल हो ही जाएंगे। तो इस सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इस कहानी का चयन जो मेरे द्वारा किया गया वो इसलिए किया गया कि कई बार हम जाने अनजाने किसी को देखते हैं कोई काम करते हुए और वो सफल हो जाता है तो हम उसकी नकल करते हैं, अक्सर ऐसा। तो नकल भी करें तो सोच समझ कर करें। जो नकल उनके लिए फायदेमंद था वही नकल मेरे लिए फायदेमंद होगा।
जो काम उनके लिए फायदेमंद था वही काम नकल करके मैं फायदा उठाऊं जरूरी नहीं। पहली बात चयन का पहला कारण। दूसरा कारण, इसका जो नायक है वो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जुनूनी हो जाना और उस जुनून में पागलपन की हद तक चले जाना, वहां तक चला जाता लेकिन असफल होता। तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुनून, और वो जुनून पागलपन की हद तक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवेकहीन होकर नहीं, बुद्धिहीन होकर। बुद्धि विवेक समझदारी के साथ आप आगे बढ़ें। तो ये दो कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और तीसरा, ये कहानी, इस कहानी का नाम मैंने अपने तरफ से विदेश प्रेम दिया है। जैसे देश प्रेमी देश प्रेम होता है, वैसे ये विदेश प्रेम। तो अगर ये नायक इस कहानी का देश प्रेम रखता तो शायद सफल हो जाता, लेकिन चूंकि यह विदेश प्रेम था तो वो उसे बहरहाल। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि इस कहानी का कोई लेखक क्यों नहीं है। तो इस कहानी का लेखक स्वयं ईश्वर है, जिन्होंने हम सब का जीवन भाग्य तय कर रखा है। कहावत है, एक लोग कितना सच है हम नहीं जानते, कि भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, उसमें सब कुछ तय है, क्या होना है क्या नहीं होना। कुछ हद तक व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात को मानता भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो मुझे 20 साल पहले बता दिया गया कि 20 साल बाद ये घटना घटेगी, ध्यान रखना, चाहो तो इस घटना को ना घटने दो तुम्हारे हाथ। लेकिन मैंने एहसास किया कि बहुत दिनों तक मैंने याद रखा था कि 20 साल बाद वो घटना घटेगी, मुझे घटने नहीं देना, क्योंकि वो अच्छी घटना नहीं, और मैं उसी तरह से जीवन जी रहा था। लेकिन अंततोगत्वा जब समय आया, वो घटना घटी, और घटने के तुरंत बाद मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो घटना घटनी थी, इसे तो मुझे रोकना था, लेकिन मैं नहीं रोका, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। और मैं एकांत में बैठा यही सोचता रहा, मैंने कहा शायद यही विधि का विधान होता है। हम पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं किसी से, ये विधि का विधान था, उस समय हमें समझ में नहीं आता है ये क्या है, लेकिन उस घटना के बाद मैं ये मानने को मजबूर हो गया कि विधि का विधान कुछ होता है। क्योंकि उस घटना के घटने के तुरंत पहले अगर मुझे वो बात याद आ जाती तो शायद वो घटना नहीं घटती, लेकिन मैं भूल चुका था और वो घटना घटी। और घटने के बाद मुझे लगा कि चल, भाग्य नहीं बदला जा सकता, मान लिया। तो ऐसा ही हमारा नायक इस कहानी है, उसके भाग्य में कुछ था लिखा हुआ। तो ये 2-3 कारण रहे चयन। अब मैं मूल कहानी पे आता हूं कि ये मूल कहानी है क्या। ये कहानी दरअसल से 2016 के बीच में दिल्ली शहर, करोल बाग एक इलाका है दिल्ली में, कुछ लोग परिचित होंगे, व्यस्ततम इलाकों में से एक है और डेवलप इतना हो चुका है कि वहां घर बहुत नाम मात्र है, लेकिन एक घर है जो उस तरह का घर है जो गांव में हुआ करता है। जैसे ये बरामदा अगर माने बाहर का, इसके पीछे कमरे बने हुए हैं, 2, 3, 4 बरामदा है,
फिर एक आंगन, आंगन में इधर पेड़ पौधे लगे हैं, इधर नल वगैरह जो होता है, बाहर से आदमी आता है हाथ पाँव धोता है, वो नल है। इधर कुछ सामान वामान जो उनका होता है, घर भर का जो वेस्टेज होता है, खराब पड़ा कूलर या एसी, वो रखा हुआ है। इस टाइप का घर है, घर गाँव जैसा है। सडनली एक दिन लगभग 2:30-3 बजे के आसपास की बात है, एक भयानक सी आवाज हुई। उस घर के जो लोग नौकरी पेशे वाले होंगे वो नौकरी पेशे में चले गए होंगे, जो दुकान जिन्होंने खोल रखी होगी दुकान में चले गए होंगे। तो ऑलमोस्ट वो जो दोपहर का समय होता है जब आदमी खाना वाना खा के थोड़ा आराम करता है, तो फिर शाम को अपना जाएंगे टहलेंगे, तो वो 2:30-3, 3 ऐसा कुछ समय था। एक बड़ी गजब सी आवाज आती है और हर कमरे के लोग ये सोचते हैं कि उस कमरे में कुछ हुआ। तो थोड़ी देर तक लोग इंतजार करते हैं कि कोई तो आए, आकर के कहे कि तुम्हारे कमरे में तो मेरे कमरे में कुछ हुआ। तो कोई कुछ नहीं बोलता है तो धीरे धीरे लोग निकलते हैं और सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि क्या हो, आवाज तो बड़ी भयानक थी। बोला हाँ, तुम्हारे कमरे में कुछ नहीं हुआ, मेरे कमरे में कुछ नहीं हुआ, बाकी सब चीज ठीक ठाक है। तब तक किसी की नजर पड़ती है वो जो बाहर वाला आंगन है, उस आंगन में लगभग 5.5 फीट का एक बर्फ की सिल्ली गिरी और वो बर्फ की सिल्ली जहां गिरी लगभग 3-3.5 फीट का इलाका डैमेज हो चुका है और 1.5 से 2 फीट का गड्ढा हो चुका है। सब लोग बहुत सिल्ली गिरी तो आसमान से, तो आसमान में पहुंची कैसे? और इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली कोई ऐसे फेंक दे, ये संभव नहीं है। मौसम बारिश का नहीं है और अगर बारिश का मौसम भी हो, ओला वृष्टि जैसा कुछ हो रहा हो, तो एक ही सिल्ली थोड़ा गिरेगी, कई सिल्लियां गिरेंगी इधर उधर। किस्मत देखिए वो सिल्ली बाजार में कहीं नहीं गिरी, क्योंकि व्यस्ततम इलाका है, दुकान है, गाड़ी है, मोटर है, ठेले वाले फेरी वाले, कहीं गिरती लोग मर जाते, कुछ हादसा हो जाता बड़ा, लेकिन बड़े सलीके से उस आंगन में गिरी जहां 3.5 फीट का इलाका डैमेज कर दिया उसने और 1.5-2 फीट का गड्ढा कर दिया। ये सबके सब बड़े अचंभित हो गए कि है क्या। तो फोन किया वो जो उनके बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम तो अभी दुकान छोड़ के और नौकरी छोड़ के आ नहीं सकते घर, हम तो अपने समय पे ही आएंगे, तो तुरंत जा करके करोलबाग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा। तो वे लोग गए करोलबाग पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखवाने लगा। शुरू में तो पुलिस वाले हंसने लगे कि क्या मजाक कर रहे हैं, आसमान से बर्फ की सिल्ली गिरती है। उन्होंने कहा आप तुरंत चल कर देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो आप उसका तफ्तीश कर लीजिए। पुलिस वाले ने कहा चलो ठीक है, बर्फ की सिल्ली है कह रहे हैं तो बर्फ तो पिघल जाता है, तो चल के तुरंत देख लेते हैं, नहीं तो सबूत के तौर पर बर्फ दिखेगा ही नहीं, तो हम रिपोर्ट क्या बनाएंगे, पंचनामा क्या लिखेंगे। चलिए, तो पुलिस आती है, पुलिस आकर के देखती है कि तब तक बर्फ काफी पिघल चुका है, लेकिन फिर भी वो सिल्ली वो दिखती है। उनको यकीन होता है कि हाँ ये सिल्ली तो है,
बर्फ ही है, ये सत्य है, प्रमाणित हो जाता है। लेकिन अचंभे की बात, ये गिरी कहां से, आई कहां से? आसमान साफ है, बादल भी नहीं। इसी क्रम में 15, 20, 25 मिनट गुजरता है, बातचीत करते हुए हंसने लगते हैं लोग, कुछ लोग कि आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान हो गए, आपको गर्मी में राहत देने के लिए बर्फ दे दिया, बर्फ खाइए, ये सब बातें होती है उनकी उनकी। तब तक एक पुलिस वाले की नजर जाती है उस बर्फ की सिल्ली के अंदर। वो कहते हैं कि सर, इसके अंदर कुछ दिख रहा है, अंदर है क्या? तब पुलिस वाले थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा और पीछे, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या है। फिर थोड़ा चाय राय ये वो करते हुए समय बिताते हैं ये लोग। पानी बर्फ थोड़ा और पिघल करके पानी बह रहा है, धीरे धीरे अंदर का परिदृश्य स्पष्ट होता है। थोड़ी देर के बाद जब बर्फ काफी पिघल चुका होता है तो पुलिस वालों को दिखता है वही 5, 5.5 फीट का एक आदमी, मतलब एक लाश स्पष्ट रूप से दिखने लगी। ये और पेचीदा मामला हो जाता है। एक तो ये बर्फ की सिल्ली 5.5 फीट, उसके अंदर ये लाश, क्या मामला है? अब वो जो मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा में उड़ा रहे थे बातों को, गंभीर हो गए। ये साधारण मुद्दा नहीं, ये कुछ और है। तो पंचनामा बनाइए बढ़िया से, बर्फ की सिल्ली गिरी, उसके अंदर से एक लाश निकली, क्योंकि बर्फ तो पिघल जाएगा, पानी तो निकल जाएगा, बर्फ पानी बन के निकल जाएगा, लाश रह जाएगी। लेकिन हमारी बात की जो सत्यता है ये प्रमाणित करने के लिए फोटो खींचो, तो तुरंत फोटो खींच करके देखिए बर्फ की सिल्ली में से निकला था। नहीं तो होगा कि ये लाश किसी ने ला करके रख दिया, कैसे माने हम कि बर्फ की सिल्ली थी? तो फोटो खींच के उन्होंने पंचनामा बनाया बढ़िया सा, और बना करके, और चूंकि वो घर परिवार के लोग तब पुलिस को इन्फॉर्म किया था जब वो बर्फ की सिल्ली ठीक से पिघली नहीं थी, तो उनको यकीन हो गया कि इनको कोई लेना देना नहीं, इनको कुछ नहीं हुआ, ये सच बोल रहे हैं कि बर्फ की एक सिल्ली आकर के गिरी है और ये लाश। अब वो सीरियस हो गए, उन्होंने पंचनामा लिखा, पंचनामा लिख करके लाश को लेकर के गए पोस्टमार्टम रूम में, पोस्टमार्टम कीजिए, जो होता है प्रोसेस कानूनी। तो पता चला ये व्यक्ति अत्यधिक ठंड लगने से इसकी मृत्यु हुई है। तो पुलिस वाले भी आश्वस्त हो गए कि हाँ भाई, बर्फ की सिल्ली के अंदर से निकला है तो जाहिर सी बात है कि ठंड लगी होगी तभी मरे होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि मार करके नहीं डाला गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब जो होता है ये बता देता है कि, तो पहली बात यह है कि ठंड लगने से मृत्यु हुई है। दूसरी बात यह कि इसकी मृत्यु काफी पहले हुई है, ये 1-2 दिन की बात नहीं, 2-2.5 महीने पहले की बात। तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा कंफ्यूज, 2-2.5 महीने पहले एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो बर्फ की सिल्ली में कैसे घुसता? क्या उसको मार के किसी बर्फ फैक्ट्री में ले जाया गया और उसके बाद पानी डाल के बर्फ जमाया गया? और अगर ऐसा किया भी गया तो ठंड लगने से मृत्यु नहीं हुई है, ये बताएगा ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि नहीं अत्यधिक ठंड लगने से मृत्यु हुई। तो इसका मतलब है कि ये मृत्यु सिल्ली के अंदर ही हुई है, लेकिन ये बड़ा विचित्र है कि ये सिल्ली के अंदर घुसा। और फिर दूसरा रहस्यात्मक मामला कि ये आसमान के कितने ऊपर चला गया, जहां से गिरा तो ये 3-3.5 फीट का इलाका डैमेज कर दिया और 1.5-2 फीट का गड्ढा कर दिया। ये सब एकदम उलझने वाली स्थिति, उलझने वाली बात, कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो पुलिस वाले ने सोचा कि प्रक्रिया को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने गांव, शहर, छोटे इलाके होते हैं, सब थाने को खबर किया कि 20-22 साल के किसी लड़के की गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट है क्या। तो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब आया, नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। और मामला उलझ गया। 20-22 साल के किसी लड़के की गुमशुदगी का कोई रिपोर्ट ही नहीं है पिछले 3 महीना पहले। फिर इनके दिमाग में आया कि अब या तो इस केस को यही बंद कर दें कि कुछ समझ में आ नहीं रहा, या फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ और दिमाग लगाएं। तो था बड़ा विचित्र केस, इसलिए पुलिस वाले ने सोचा कि बंद कर देने से बहुत सारी चीजें छिप जाएंगी। तो वो सारे रहस्य बाहर आए, इसके लिए तफ्तीश जारी रखी। तो उनके सीनियर जो थे उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा कीजिए, टीवी पर इसकी तस्वीर फ्लैश कीजिए, और टेलीविजन तो पूरे देश में चलता है, तो किसी एक जगह तो नहीं चलता, और एक नंबर दे दीजिए अपना पुलिस स्टेशन का कि किसी को भी कोई जानकारी, कोई खबर, कोई सुराग मिले तो हमें इन्फॉर्म करें। ये व्यक्ति पूरे देश में कहाँ का, और क्या इसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई है। अगर ये 2-2.5 महीने पहले इसकी मृत्यु हुई है, तो इसका मतलब होता है कि 2-2.5 महीने पहले इसके घर से गए होंगे, घर के संपर्क में नहीं है, तो घर वालों ने कहीं तो रिपोर्ट लिखवाया पूरे देश में। उसके बाद भी कोई खबर, कोई फोन, कोई टेलीफोन, कुछ नहीं। लगभग पुलिस अब उस स्थिति में आ गई, ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में से कहीं से भी कोई खबर नहीं आ रही। तो सीनियर थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जब इतना दिन इंतजार किया ही है, 15 दिन और करते हैं, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई खबर आ गई तो ठीक, नहीं तो वो केस क्लोज कर। इत्तेफाकन उस 15 दिन के 12वें-13वें दिन एक फोन आता है कि सर मैं गांव से बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये आदमी कौन है, लेकिन मेरी शर्त है कि आप मेरे गांव में आए। मैं दिल्ली नहीं आ पाऊँ चीज़ों को बताने, आप मेरे गांव में आएंगे, और दूसरी शर्त है कि सादे लिबास में आए, पुलिस कॉस्ट्यूम में नहीं है, क्योंकि हमारे घर में पुलिस आएगी, लोग देखेंगे कि पुलिस आ रही है, सवाल करेंगे क्या हुआ, क्या 75 तरीके का लफड़ा होगा। तो मैं चाहता हूँ आप रिश्तेदार बन के आए, जैसे लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, और फिर मैं आपको शादी का देता हूँ। तो ठीक है भाई, जब आपकी ये शर्त है तो हम इसी तरह से आएंगे। तो पुलिस जाती है सादे लिबास में, फिर तो कहानी वो बताए, वो बड़ी घटना। वो कहानी जो है वो है कि वो इसी गांव का एक लड़का है
इसके दिमाग में किसी ने डाल दिया था पैसा कमाना है तो डॉलर में कमाओ। रुपया की कीमत ही क्या है? रुपया की कोई कीमत नहीं। पैसा कमाना है तो डॉलर में कमाओ, उसके लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका जाओ, वहां डॉलर में कमाओ। $1 की कीमत उसमें जो भी 60-70 रुपए होंगे वैसा है, तो $50 भी घर में भेज दोगे तो घर वाले के पास तो बहुत पैसे हो जाएंगे और तुम्हारे पास भी है। अब इसके दिमाग में घुस जाता है कि अमेरिका पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, इसके बड़ा अफसर बड़ा काम तो कुछ क्या ही कर पाएगा, तो वो दिमाग लगाता है कि हम जैसा आदमी अमेरिका में क्या कर सकते। पता करते 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 दूसरा गांव उसके गांव के बगल में था, जिसके बारे में पता चलता है उसको कि उस गांव का एक आदमी जो है वो अमेरिका में है, रहता है। उससे कुछ पता लग सकता है कि वहां कैसे जाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो वो घूमते 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 उस गांव में जाता है। उस गांव में जाकर उसके घर जाता है। उसके घर जाकर के बात करता है कि ऐसा ऐसा मैं भी चाहता हूँ अमेरिका जाना, आपके जो लड़के हैं वो अमेरिका में हैं, तो हम उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो कृपया हमारा संपर्क उनसे करा दें। वो कहते हैं ठीक है, फोन नंबर ले लो, बात कर लो। अब तो वो जानता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, वो दूसरे की मदद कर पाएगा कि नहीं। तो ठीक है, फोन नंबर दे। तो फोन नंबर ले लेता है, फोन करता है, भैया मैं आपके गांव के बगल में गांव से बोल रहा हूँ, आपके तरह मैं भी अमेरिका में रहना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, थोड़ा बता दें, तो मेरे लिए रास्ता आसान हो जाए। वो कहता है देखो भाई ऐसा है कि मैं अभी तो व्यस्त हूँ, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, काम चल रहा है मेरा, तो मैं आने वाले दशहरा जो होता है, दुर्गा पूजा जो होती है, उसमें मैं गांव आऊँगा, तब मुझसे संपर्क करना, तो मैं फेस टू फेस जो है बहुत कुछ समझा दूंगा, तो तुम उस अनुसार अपना प्लान बना। तो ठीक है भैया, आप आइएगा तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो भी अच्छा आदमी था बेचारा, बोला ठीक है कर दूंगा। वो आया, अगले दुर्गा पूजा में आया तो इसको खबर किया, कहा कि हाँ ठीक है आ जाओ मिल लेते हैं। ये गया मिलने। जब ये मिलने गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास पासपोर्ट है? बोला नहीं। बोला तब कैसे जाओ? अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। तो पासपोर्ट से ही नहीं होता है, पासपोर्ट में वीजा लगता है। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम का हवाला देते हुए आपको एम्बेसी से दिल्ली जा करके वीजा लेना होता है कि मैं इस काम से अमेरिका जा रहा हूँ, इतने दिन रहूंगा और इतने दिन के अंदर वापस चला आऊंगा, बाकायदा सरकार का मुहर लगता है, तब आप जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि पासपोर्ट ही तुम्हारे पास नहीं है तो पहले तो पासपोर्ट बनाओ। उसमें कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि वो आप आवेदन देते हैं, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके घर पे लोग आते हैं पुलिस वाले, वो कहते हैं हाँ सब ठीक है, सच बोल रहा है ये आदमी, तब वो पासपोर्ट बनता है। फिर वो प्रक्रिया होती है जो बाई पोस्ट आता है, जो आप पता देते हैं, जो आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तो खैर बना ही रहे हैं, मतलब राशन कार्ड, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे बाई पोस्ट आएगा और 1-1.5 महीना लग जाए। फिर उसके बाद वो पासपोर्ट लेके आपको दिल्ली जाना होगा एम्बेसी, वहाँ कारण बताना होगा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। उनको वो कारण सही लगना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए, तब वो आपको वीज़ा देंगे
और कई बार तो वीज़ा आपको ऐसे नहीं मिलता है, उनको लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, घूस खिलाना पड़ता है, तब देता है। ये पड़ जाता है चक्कर में, क्योंकि ये देखता है मेरे पास ना तो पासपोर्ट है, और अगर मैं पासपोर्ट बना भी लूँ 1-1.5 महीना उसमें जाएगा, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा, एम्बेसी में जाकर के रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या कहूँगा वहाँ जाके, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा कोई सीए वगैरह तो हूँ नहीं कि मैं कहूँगा कि अमेरिका के इस फॉर्म में मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। मजदूर क्लास का आदमी था वो भी, जो पहले से अमेरिका में रह रहे थे, और ये भी जो जाना चाह रहा, तो बोलता है कि मैं मतलब कुल मिला के 2-2.5-3 महीने बर्बाद करूँगा, और उसके बाद अगर वो लाख 1.5 लाख रुपया हमसे घूस मांग लेंगे तो वो मैं कहाँ से दे पाऊँगा, वो तो मैं नहीं दे पाऊँगा, तो मेरा जाना तो नहीं होगा। दूसरा रास्ता बताइए, दूसरा कोई शॉर्टकट हो तो बताइए। तो बहुत सोच समझ के वो आदमी जो अमेरिका में रह रहे थे पहले से, वो कहते हैं कि देखो एक रास्ता है, लेकिन बहुत रिस्क, वो रिस्क अगर तुम कवर कर लो तो तुम पता नहीं, वही बताइए, वही रास्ता बताइए, मेरे लिए वही सही। मैं जब पहली बार अमेरिका गया तो मैं वैसे ही गया, और वहां जाने के बाद जिस मालिक से मैं मिला, उनको आदमी की जरूरत थी तो उन्होंने तुरंत मुझे रख लिया, और जब मुझे रख लिया और मैंने ईमानदारी से काम किया, सब काम उनको पसंद आया, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी बनवा दिया और फिर वीज़ा भी दिलवा दिया, और मैं यहाँ रह रहा हूँ आराम से, और ठीक ठाक कमाई हो जाती है, इतनी कमाई हो जाती है कि मैं घर भी पैसा भेज देता हूँ, और खुद भी मैं अच्छा खासा अपना जीवन जी रहा है। तो वहाँ एक बार पहुँच जाओगे तो मैं अपने मालिक से मिलवा दूंगा तुम्हें, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। उनको लोगों की जरूरत तो रहती ही है, ईमानदार आदमी चाहिए होता है, तो ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें फायदा हो, तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे। तो ठीक है भैया, तो वही रास्ता हमको बता, वो एक अद्भुत रास्ता है। उस रास्ते पर यही निर्णय इस इंसान का गलत होता है जो उसकी बात को मान, उसे उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये हमेशा वो रास्ता, ऐसी राह बताइए, फिर हम उसी रास्ते चलेंगे। शुरू अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट वीजा है नहीं तो प्लेन में बैठ के तो नहीं जाना, जो प्रोसेस होता है, आप हवाई जहाज में जाके बैठते हैं ऐसी, वो तो नहीं होता है। दिल्ली में मेरा एक मित्र है जो कार्गो लोडिंग करता है। कार्गो लोडिंग सब लोग समझते हो, मूलतः कार्गो लोडिंग का मतलब होता है कि हम जो लगेज अपने साथ ले जाते हैं हवाई जहाज में, तो हर हवाई जहाज में जो पैसेंजर की कैपेसिटी होती है, किसी में 150, किसी में 200, किसी में 500 लोग बैठते हैं, उस कैपेसिटी के अनुसार हर व्यक्ति को अपने साथ लगेज ले जाने की एक पाबंदी होती है कि 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। उससे ज़्यादा वाला जो लगेज होगा उसको कार्गो के थ्रू भेजना पड़ेगा। मतलब जैसे हम बस पे बैठते हैं किसी रात भर की यात्रा के लिए, तो हाथ में जो भी नाश्ता पानी या कुछ सामान रखते हैं उतना छोटा सा बैग रखते हैं, बाकी बड़ा वाला बैग हम डिक्की में डालते हैं कि जब पहुंचेंगे वहां तो वहां से निकाल देंगे। तो बिल्कुल वही सिस्टम है, लेकिन हवाई जहाज है इसलिए उसको कार्गो कहा जाता है। हाँ ठीक है, कार्गो में डाल दीजिए, तो कार्गो में आप हेवी सामान भी डाल सकते हैं, बहुत हेवी नहीं होना चाहिए।
लिमिट है, उस लिमिट के तहत, और बाकी 10, 12, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो ये अपना भाग के लेके जा सकते हैं। तो लोग जनरली एक छोटा सा बैग रख लेते हैं, बड़ा वाला बैग डाल देते हैं कार्गो में। तो कार्गो में क्या होता है, आप अकेले तो है नहीं, और भी पैसेंजर हैं। तो कार्गो का एक ट्रॉली सा 8-10 ट्रॉली में वो सामान लादते हैं सारे पैसेंजर का, और ठीक हवाई जहाज के नीचे जो खड़ी रहती है, जो उसका चक्का जो खड़ा रहता है, उसके ठीक दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको वो खोलते हैं और कार्गो लोडिंग कर देते हैं, सारा सामान डाल देते हैं डिक्की जैसा, और उसके बाद डाल करके उसको वो बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं ताकि हवाई जहाज उड़े तो वो खोल के गिरे ना, और आराम से जहाँ पहुँचे वहाँ से सामान निकाले। और ठीक वो जो चक्का होता है जो हवाई जहाज का खड़ा रहता है, उस चक्के के उस कार्गो लोडिंग वाले स्पेस को छोड़ करके जो साइड का स्पेस होता है, वहाँ प्लेन का बैलेंस न गड़बड़ाए, इसलिए जो खाली कोठरी होती है जिसका वो ऐसे ऊपर का जो ढक्कन है वो हवा में ऐसे ऐसे लहराता रहता है, उसको हवा को वो बैलेंस करता है। तो एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, जिसमें लगभग 5 फीट का स्पेस होता है खाली। जैसे मान के चलते हैं कि ये है, इसका 5 फीट और इसका ढक्कन ऐसे लहरा, तो इसमें एक आदमी घुस सकता। वो कहता है कि दिल्ली में कार्गो लोडिंग करने वाला एक मित्र है मेरा, उसने मुझे अपने रिस्ट पर उस साइड वाले कोठरी में बैठाया और मैं ईश्वर का नाम लेकर बैठ गया, और हवाई जहाज जब अमेरिका के लिए उड़ा तो डर तो लग रहा था, लेकिन किसी तरह से पहुंच गए अमेरिका। और जैसे अमेरिका पहुंचे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर रनवे पे उतरूंगा तो जैसे वो कार्गो लोडिंग करने आया है वैसे ही वो कार्गो निकालने के लिए भी तो आएगा। 8-10 आदमी होते हैं जो सामान निकालते हैं, तो बोला मैं निकलूंगा कैसे, मैं निकलूंगा तो लोग मुझे देख लेंगे, और अगर मैं निकल भी गया वहां से तो प्रॉपर चैनल के थ्रू बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वहां पर एक तो इंडियन अमेरिका में आया है तो 50 जगह पूछताछ होगी, पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में बस ये एक आइडिया आया कि मुझे उसने समय बताया था कि इतना घंटा 12-14 घंटा लगता है जाने में, तो 12-14 घंटा के बाद अमेरिका आ जाएगा, तो अब जिम्मेदारी तुम क्या करो, मैं बस यहाँ बैठा सकता हूँ, मेरी इतनी औकात है। तो वो चालाकी करके इसको किसी तरह कार्गो जब लोड हो जाता है तो वो कहता ठीक है तुम लोग निकलो, मैं इंस्पेक्शन करके आता हूँ सब ठीक है कि नहीं, और इसी बीच में वो उसको बैठा देता है उस कोठरी में। बोला मैं तो उस कोठरी में बैठ गया था, और 12-14 घंटा बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ अमेरिका आ गया होगा। तो जब मैं उसका ऊपर का जो ढक्कन ऐसे ऐसे लहराता रहता है, बोला वो बीच बीच में हट भी रहा था तो मुझे नीचे दिख रहा था, तो मैंने नीचे देखा तो मुझे जंगल झाड़ जैसा कुछ दिखा, लेकिन बगल में टाउन भी दिखा। तो मुझे लगा हाँ ये अमेरिका ही होगा। तो मैं प्रॉपर चैनल के थ्रू तो नहीं निकल पाऊंगा एयरपोर्ट से, तो मैं कूद गया, क्योंकि रनवे आने से पहले हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा नहीं रह जाती, वो बहुत नीचे हो जाता है, तब वो रनवे पे आता है। तो बोला ऑलमोस्ट वो नीचे हो गया था, आ गया था, तो मैं वहां उस जंगल झाड़ में कूद गया। तो मैं जब उस जंगल झाड़ में कूदा तो मुझे चोट वोट भी लगी, कहीं कहीं पर मुझे होशा हुआ, ब्लड भी आया, लेकिन मैं अपना घूमते टहलते हुए तो चलते आदमी तो कोई पूछता नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, आपके पास वीजा है कि नहीं। वो तो आप कोई केस करते हैं, कुछ ऐसा मामला फंसता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो
सवाल उठता है। तो वो उस जंगल झाड़ से निकल के जो भी दिखा तो दिखा, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आता लिखा तो दिखा, तो बोला हाँ लिखा है। तो करते करते भटकते भटकते कहीं उसने देखा कि रिक्वायर्ड लेबर करके लिखा हुआ है। वो गया कि रिक्वायर्ड लेबर, तो मजदूर की जरूरत है इसको। तो उसने पूछा कि मैं मजदूरी करने के तैयार हूँ, तो मैं बताइए मुझे अगर जरूरत है। तो उसने कहा ठीक है, मालिक से मिल लो। मालिक से मिल लिया। मालिक ने कहा ईमानदारी के साथ काम करोगे? बोला हाँ करूँगा। पता ठीक है, मैं फैक्ट्री में जाओ और ये करो। वो गया, जो बोला गया वो काम करता रहा। धीरे धीरे वो वहाँ का परमानेंट जैसा हो गया, पक्का हो गया और रह रहा था 10-12 साल। तो बोला मैं तो ऐसे गया। और उसके बाद जब हमारी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई, तो मेरे मालिक ने मेरे लिए पासपोर्ट भी बना दिया, वीज़ा भी दिलवा दिया। तो मैं आराम से रह रहा हूँ और आराम से मेरा जीवन चल रहा है। तो बोला भैया यही थ्योरी मुझ पर भी लागू हो जाए तो मज़ा आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहता तो वही एक काम करो, दिल्ली में जो मेरा मित्र है उससे मिल लो जाकर के, कार्गो लोडिंग जो करता है, वही तुम्हें बता देगा कैसे क्या करना है। चलो ठीक है, उसका एड्रेस दे दीजिए। थोड़ा कुछ पैसे वैसे भी लेगा, 5-10 हज़ार के आसपास लेगा। वो सोचता है चलो ठीक है, पागलपन के हद तक उसके दिमाग में बैठ गई कि ये बात कि अमेरिका जाना है, डॉलर में पैसा कमाना। और यही बात उसने कहा ठीक है, 5-10 हज़ार उसको दे देंगे तो हम पहुंच जाएंगे ना। बोला हाँ मैं तो पहुंच गया। वो दिल्ली जाता, दिल्ली जाकर के उससे बात करता है। वो बोलता है वो ज़माना अलग था जब उनको भेजे थे तब इतना इंस्पेक्शन नहीं होता था, अब इंस्पेक्शन होगा, ये होगा वो होगा। वो कहता ठीक है, आपको जो जरूरत है बोलिए ना, हम इतना पैसा दे देंगे। तो जो भी 5-10 हज़ार रुपये उसने लिए होंगे उससे दिए। और हर कार्गो लोडर जो होते हैं उनके पास कॉस्ट्यूम, कई कॉस्ट्यूम होते हैं, एक पहनता है, एक होता है, एक दो एक्स्ट्रा भी रहता है। तो वैसा आदमी ढूंढ के भी इसके साइज का है। बोला ये कॉस्ट्यूम पहन लो ताकि किसी को शक ना हो, सबको लगे कि तुम भी हमारे ही बीच के आदमी हो। बोला ठीक है, फलाने दिन को आना। रोज तो होता नहीं है अमेरिका की फ्लाइट, और अमेरिका की फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, उसमें चेकिंग बहुत होती है। बोला ठीक है, आप जैसा कहिए। वो आता है उस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के, साथ में बैग वैग भी ले लेता है कि एयरपोर्ट की ये कॉस्ट्यूम खोल के उसको पहना भी होगा। तो जैसे कार्गो लोडिंग होती है, बोला हाँ ये फ्लाइट जाएगी, कार्गो लोडिंग होने वाली है, होने को जो भी 8-10 कर्मचारी होते हैं आते हैं, उनका कार्गो लोड होता है, पैक होता है। और ये थोड़ा सीनियर हो चुके थे, सुपरवाइजर था, इसको बोलता है तुम लोग निकलो और तुम रुक जाओ। जिसको भेजना था उसको कहता है तुम रुक जाओ, बाकी तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ। उनके दिमाग में ये कहाँ बातें हैं कि ये ऐसा कुछ करेगा। वो ट्रॉली लेते हैं, निकल जाते हैं। जैसे ही ट्रॉली लेकर निकलते ये कहते हैं ऐसा करो, कॉस्ट्यूम उतारो, अपना कपड़ा पहनो, ये कॉस्ट्यूम मुझे दो, वापस भी करना। वो कॉस्ट्यूम उतारता है, वही कपड़ा पहनता है अपना, उसको वापस करता है। और वो साइड वाला जो स्पेस होता है, घुस जाओ, जल्दी से घुस जाओ। वो भी बुद्धिहीन विवेकहीन होकर के ये नहीं सोचता है कि अमेरिका के 1 घंटे की जर्नी है, 12-14 घंटा लगता है। और अमेरिका जैसी जगह पे जो फ्लाइट जाती है, वो फ्लाइट नॉर्मल हाइट से बहुत ऊपर जाती है। इतनी ऊंचाई वो पकड़ती है कि वहां कभी कभी ऑक्सीजन नहीं होता। इसीलिए हवाई जहाज में ऑक्सीजन का मास्क टंगा होता है। ऐसे कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, वो मास्क आ जाएगा, आप मुंह में लगा देंगे और आपको सांस मिल जाएगी। ये हर फ्लाइट में होता है। तो ये सब बगैर कुछ सोचे हुए वो उस कोठरी में घुस जाते, और फिर पट ये सब बंद करके अब कहता है संभाल के रहना, ये दरवाजा, इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है ये बंद नहीं होता, ये एयर कंट्रोलर की तरह ये ऐसे हल्का मारता रहेगा, तो लुढ़क के गिर मत जाना, थोड़ा अंदर की तरफ। तो ये भी अमेरिका जाने की जुनून में मतलब ठीक है,
घुस जाता है, लाइट होती है, इसको लगता है कि सब तो उड़ी और हम अमेरिका पहुंचे। इत्तेफाकन हवाई जहाज अमेरिका जब पहुंचती है तो उसका सिस्टम है, रडार है, वो कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। अभी आप 4-5 घंटा हवा में ही घूमेंगे। एक तो मौसम खराब, ऊपर से अमेरिका का मौसम, 14 घंटा यात्रा करके हवाई जहाज पहुंचा है, उसको कह रहा है 5 घंटा और आप हवा में घूमिए। मिला जुला कर कहने का जो अर्थ है वो उस इंसान के लिए जो कोठरी में बैठा हुआ था, नरक। और उस ट्रिप के बाद हवाई जहाज 4-5 घंटा घूमता है, हवा में लैंड होता है, लोग पैसेंजर जैसे निकलते हैं, निकल के चले जाते हैं। और ये कोई रजिस्टर्ड पैसेंजर तो था नहीं कि इसकी पहुंचा कि नहीं पहुंचा कोई पूछेगा, कोई पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। एज इट इज, जैसे आम जीवन लोग जी रहे हैं, जीने लगते हैं। हवाई जहाज फिर भारत के लिए रवाना होता है, फिर अमेरिका के लिए रवाना होता है, फिर भारत के लिए रवाना होता है, फिर अमेरिका के लिए रवाना होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इत्तेफाकन वो व्यक्ति जो उस कोठरी में बैठा था, घुसा था, धीरे 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 ठंड लगते 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 वहां एक बर्फ की सिल्ली बन गई। कंटिन्यूअसली जब वो बर्फ की सिल्ली बन जाने के कारण वो सड़क के गिरता नहीं है, वो वहीं पड़ा रहता है। और जो जहाज हवाई अमेरिका आना जाना करता है, उसको तो रेगुलर रूटिंग है ना, तो वो रेगुलर उस मौसम से आ रहा है जा रहा है, तो बर्फ की सिल्ली पिघल भी नहीं देती, वो कंटिन्यूअसली जो है वैसे ही बर्फ बना हुआ है। इत्तेफाकन 2-2.5 महीने बाद वो जहाज जब गरुड़बाग के ऊपर से उड़ करके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तो गर्मी बहुत थी दिल्ली। गर्मी के कारण क्या होता है कि वो बर्फ पिघलने लगता है। और भाग्य है, इसी को बोलते हैं भाग्य, कि भाग्य है उसका कि वो किसी कारणवश हवा के दबाव से वो जो ऊपर वाला ढक्कन होता है वो पूरा खुल जाता है, और ये बर्फ की सिल्ली वहां से सरक जाती है, और ये बर्फ की सिल्ली सरक करके गिरता है उस पानी में। और उस इंसान की जिंदगी है वो बर्फ की सिल्ली में क्या है। तब पुलिस जो है ये पूरी कहानी, पूरी तफ्तीश करके उसको सॉल्व करती है, और सॉल्व करके क्लियर हो जाता है साफ कि ये हत्या नहीं, ये किसी ने हत्या नहीं, इसकी मूर्खता, इसकी गलती, ये स्वयं विवेकहीन बुद्धिहीन होकर के एक ऐसा निर्णय लेता है जो इसके लिए पाप है। तो फिर केस क्लोज, चलो ठीक है, साफ। फिर उसने घर वालों को बता दिया है, तो घर वाले कहते हैं कि ऐसा उसने कई बार पहले भी किया। जब पूछा जाता है आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा है, बोला ऐसा उसने बचपन में भी 1-2 बार किया, 10-15 दिन के लिए कहीं भाग गया, फिर आ गया, तो हम लोगों को लगा कि शायद इस बार भी वैसा ही कुछ मामला है, तो हम लोग भी वो हो गए, आश्वस्त हो गए। बोला नहीं, इस बार वो वापस नहीं आने वाला है, ऐसा ऐसा हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं होगा। तो चलिए अब क्या बोल सकते हैं, जो दुनिया में है ही नहीं तो हम लोग उसके लिए क्या करें। ठीक है, आपने बता दिया, तो पूरा लाश अभी भी सुरक्षित दिल्ली में है, आप वहाँ से ला सकते हैं, ला करके अपना अंतिम संस्कार कर सकते हैं।
किस तरीके से एक विचित्र कहानी का केस पुलिस सुलझाती है। और जब मैंने इस कहानी को, मेरे हाथ लगी ये कहानी, मैंने इसको पढ़ा, मुझे लगा कि ये कहानी शेयर करना चाहिए, इसलिए कि बतौर कलाकार हम भी कभी कभी बहुत जुनूनी हो जाते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकार शाम दाम गंध भेद सब अपनाते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बुद्धिहीन विवेकहीन होकर कुछ काम कर बैठे और उसका नतीजा गलत हो जाए। तो ये हमेशा हमें दिमाग में ये रख के काम करना होगा कि कुछ उपलब्धियां कुछ लोगों के लिए नहीं होती, उसके पीछे अगर मैं दीवाने की तरह पड़ जाऊं तो नतीजा शायद बहुत अच्छा है। क्योंकि वही काम एक दूसरा व्यक्ति करता है और वो कह रहा है कि मैं अमेरिका पहुंचकर जंगल झाड़ में कूद भी गया, वो एक कदम और आगे, वो कह रहा मैं कूद भी गया था, मुझे चोट वोट भी लगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं घूम चलते हुए खड़ा हो गया और डिस्पेंसरी वगैरह जो भी मिला वहाँ इलाज हल्का फुल्का करवा के चला गया। वो बाकायदा अपना काम कर गया। और ये सेम चीज जब इन्होंने किया तो इनके साथ दुर्घटना, तो वो काम उसके लिए जो सफलता का सीढ़ी जो बना, वो सीढ़ी इसके लिए मृत्यु का द्वार हो गई। तो ये सारी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसके लिए पैदा हुई, उसके लिए वो खुद तो जिम्मेदार है ही, लेकिन साथ ही साथ वो कार्गोर करने वाला व्यक्ति वो ना कर देता तो ऐसा नहीं होता। तो मिला कर कहना ये है कि कहानी तो यही समाप्त होती है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाती है। कोई भी कार्य जब हम करें तो 100% होशो हवास में करें, परिणाम आगे पीछे ऊपर नीचे सोच के करें। और कभी कभी तो ये निर्णय हमें स्वयं लेना पड़ता है कि ये उपलब्धि मेरे लिए नहीं है, मुझे इसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। और ये विदेश प्रेम जो उसके दिमाग में किसी ने घुसाया, कमाई हो तो डॉलर में हो और डॉलर में का जो मजा है वो मजा कहीं नहीं है, ऐसी बातों से भ्रमित ना हो सकता है इसका बदला हुआ स्वरूप हमारे सामने आए। जरूरी नहीं है कि हम सेम चीज हमारे ऊपर लागू हो, कुछ और बात हो, कुछ और तरीके से हमारे सामने रखी जाए चीजों को, तो हमें समझ लेना होगा। हम करेंगे, हम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जुनूनी बनेंगे, पागलपन के हद तक भी जाएंगे, लेकिन विवेकहीन होकर नहीं, बुद्धिहीन होकर नहीं, होशो हवास में। और अगर लगेगा कि ये उपलब्धि हमारे लिए है तो हम उसके पीछे प्रयासरत रहेंगे, और नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते करके किसी दूसरी उपलब्धि में रहेंगे।